आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ललित मोदी ने वानुआतू देश की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें झटका लगा है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के फाउंडर ललित मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए वानुआतू सरकार ने उन्हें जारी किए गए पासपोर्ट को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की वजह से दक्षिण प्रशांत महासागर के इस देश में नागरिकता पाने के लिए ललित मोदी के पास वैध कारण नहीं है। गौरतलब है कि ललित मोदी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए भारत में वांटेड हैं। ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। आईपीएल में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों के गबन में शामिल होने के आरोपों के सिलसिले में ललित मोदी भारत में वांटेड हैं। वहीं इस बीच वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने देश की नागरिकता आयोग से ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द करने को कहा है। पीएम ने कहा है कि उनके आवेदन के दौरान इंटरपोल स्क्रीनिंग सहित सभी मानक जांचों में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ। मुझे पिछले 24 घंटों में पता चला है कि इंटरपोल ने 2 बार मोदी पर अलर्ट नोटिस जारी करने के भारतीय अधिकारियों के अनुरोध को सबूत की कमी के कारण खारिज कर दिया है। इस तरह के किसी भी अलर्ट से मोदी की नागरिकता आवेदन को स्वतः ही अस्वीकार कर दिया जाता है। दक्षिण भारत में इन दिनों परिसीमन का मुद्दा गरमाया हुआ है। मामले पर तमाम राजनीतिक दलों से लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी राय रख रहे हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता कितनी जायज है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक योगेंद्र यादव ने कहा कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 543 सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। 1976 में संविधान संशोधन के जरिए इसे 2001 तक स्थगित किया गया और फिर 2002 में इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो क्या परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की सीटों में कटौती की जाएगी। उनका कहना था कि दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता ये है कि अगर सीटों का दोबारा बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत की बढ़ती जनसंख्या की वजह से हिंदी भाषी राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जिससे सत्ता संतुलन उत्तर भारत की ओर झुक जाएगा। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीटों में संभावित कटौती को लेकर वहां के नेताओं और जनता में असंतोष है। योगेंद्र यादव ने आगे इस बात पर भी प्रकाश डाला कि परिसीमन से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें बढ़ने से बीजेपी को स्वाभाविक रूप से फायदा होगा, क्योंकि इन राज्यों में फिलहाल उसकी मजबूत पकड़ है। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में ये भावना गहराने लगी है कि उनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। योगेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि परिसीमन को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जैसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परिसीमन को टाल दिया था, वैसे ही अब भी इसे स्थगित करना चाहिए। देश की एकता और संतुलन बनाए रखने के लिए सीटों का मौजूदा ढांचा जस का तस रखा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के जश्न के बीच पथराव और आगजनी की घटना सामने आई है। इसके बाद यहां सेना की क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फुटेज के आधार पर और भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम के चैंपियनशिप जीतने के साथ ही महू में 100 से अधिक लोगों ने 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जुलूस निकाला और इस दौरान जब जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव की घटना हुई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पथराव की घटना के साथ साथ कुछ लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। हालांकि पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है और फिलहाल यहाँ पूरी तरह से शांति है। भारत ने रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान था, लेकिन जब ट्रॉफी इंडिया को थमाई गई तो पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था। ट्रॉफी या मेडल देते समय वहां पर कोई भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं होने को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा कि चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वहां से जो लोग आए थे उनके नाम है सुमैर अहमद और उस्मान। स्टेज पर इनमें से कोई भी नहीं था। हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट थे, तो जो भी वहां चेयरमैन साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो स्टेज पर क्यों नहीं थे? क्या उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया? वजह नहीं पता, लेकिन यह मुझे अजीब जरूर लगा, क्योंकि किसी न किसी पाकिस्तानी का स्टेज पर होना बहुत जरूरी था। भले वो ट्रॉफी या मेडल ना देते, लेकिन वहां पर होना चाहिए था।
अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यूक्रेनी नेतृत्व रूस के साथ युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी मांग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज अपने यूक्रेनी समकक्षों के साथ मंगलवार को वार्ता के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर रूस के साथ शीघ्र युद्ध विराम की उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेन से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का तत्काल कोई वादा नहीं किया है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया और फिलहाल यूक्रेन का लगभग 30% हिस्सा रूस के कब्जे में है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को अपने पश्चिमी तट से कई अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने संवाददाताओं को भेजे एक संदेश में कहा कि मिसाइलों को स्थानीय समय अनुसार करीब 2 बजे पश्चिमी तट से समुद्र की ओर दागा गया। संदेश में कहा गया है कि दक्षिण कोरियाई सेना ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने सोमवार से शुरू अमेरिका और दक्षिण कोरिया के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की थी और कहा था कि इससे कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिति और खराब हो जाएगी। जांच एजेंसी ईडी ने आज सुबह 10 मार्च को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भिलाई स्थित आवास पर यह छापा मारा गया और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कुल 14 लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। इसके तार शराब घोटाले से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भरी गई। मामले को लेकर अभी अधिक जानकारी का इंतजार है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी के बीच भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से उनके कार्यालय ने एक पोस्ट किया है। पोस्ट में कहा गया है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो यह गलतफहमी है। गौरतलब है कि भूपेश बघेल को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रभारी बनाया है। जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी होंगे। बता दें कि वह ब्रिटेन और कनाडा के केंद्रीय बैंकों के प्रमुख रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 प्रतिद्वंदियों के खिलाफ आसानी से नेतृत्व की दौड़ जीतने वाले कार्नी अगले आम चुनावों में कनाडा की लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल जस्टिन ट्रूडो पर अपनी ही पार्टी के भीतर से इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद 9 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के बाद जनवरी में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। इस बीच प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करते हुए कार्नी ने कहा कि हमारा देश काले दिनों का सामना कर रहा है जो उस देश के कारण आए हैं जिस पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश देते हुए कार्नी ने संकल्प लिया कि जब तक अमेरिकी हमें सम्मान नहीं देंगे तब तक वे अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी रेसिप्रोकल टैरिफ जारी रखेंगे। इसराइल ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वो गजा को हो रही बिजली की सप्लाई को तुरंत प्रभाव से बंद कर रहा है। उसका कहना है कि वो बचे 59 बंधकों की रिहाई चाहता है और इसके लिए हमास पर दबाव डालने के इरादे से यह कदम उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि उन्होंने इसराइल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन को इलाके की सप्लाई रोकने का आदेश दिया है। एली कोहेन ने कहा कि मैंने गजा पट्टी के लिए बिजली की सप्लाई तुरंत बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हम अपने पास मौजूद हर रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ताकि बंधकों की रिहाई हो और गजा से हमास का खात्मा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते हफ्ते इसराइल ने गजा में राहत सामग्री, तेल और दूसरी चीजें लेकर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। उसका कहना था कि वो पानी की सप्लाई बंद करने के बारे में भी विचार कर रहा है। दरअसल इसराइल चाहता है कि हमास अपने युद्ध विराम के पहले चरण के विस्तार को स्वीकार कर ले, लेकिन हमास चाहता है कि युद्ध विराम को लेकर दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो। जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान आयोजित किए गए एक फैशन शो को लेकर विवाद हो गया है।
इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल मामला ये है कि 8 मार्च को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ मॉडल्स ने ऐसे कपड़े पहने थे जो बेहद छोटे थे और इनमें मॉडल अर्धनग्न नजर आ रहे थे। वहीं अब इस मामले को लेकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज उमर फारूक ने इस शो का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अपमानजनक, रमजान के पवित्र महीने में इस तरह का अश्लील फैशन शो गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग सदमे में हैं और नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए लिखा कि सूफी साधुओं की संस्कृति के लिए जानी जाने वाली घाटी, जहां धार्मिक नजरिए वाले लोग हैं, वहां इसे कैसे बर्दाश्त किया गया। उन्होंने मांग की कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता को कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुलमर्ग में हुए फैशन शो को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि लोगों को सदमा लगने और उनकी नाराजगी की बात मैं समझ सकता हूं। मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जो स्थानीय संवेदनशीलता का अपमान करती हैं, वो भी इस पवित्र महीने के दौरान। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मेरा दफ्तर स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है और मैंने अधिकारियों से 24 घंटों के भीतर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने आगे लिखा कि रिपोर्ट मिलने के बाद जैसा उचित होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.